नमस्कार, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक। पिछले टॉपिक में अपन ने स्टडी की थी वेक्टर से संबंधित, सदिश से संबंधित, और उसमें भी हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर किसी एंगल से एक दूसरे पे लगते हो या किसी एक पॉइंट पर अप्लाई होते हो, जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये इस पॉइंट पर अप्लाई होते हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा R, उस R का जो मान आएगा A प्लस B, या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड इंटू कॉस थीटा। ये पिछले टॉपिक में हमने लर्न किया था। हमने इसमें ए बी की जगह पी क्यू भी लिखा था। वेक्टर में हो सकता है बच्चों फोर्स की बात आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की बात आ जाए, एक्सीलरेशन की बात आ जाए, वेलोसिटी की बात आ जाए, यानी वे सभी क्वांटिटी जो वेक्टर है अगर वो किसी पॉइंट पर थीटा एंगल से लगती हो, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बनता हो, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है इसका, ये हमने बच्चों इस प्रकार इसका डेरिवेशन किया था। फिर हमने कहा था जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी या डायरेक्शन किस दिशा में होगी। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि अगर कोई एक वेक्टर P जो है वो इधर इस दिशा में लग रहा है, Q है वो इस दिशा में लग रहा है, इस पॉइंट पर ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं, P की डायरेक्शन इधर और Q की डायरेक्शन इधर। तो ट्राइंगल लॉ से भी अपने को पता है इस P और Q का रिजल्टेंट जो आएगा वो R इधर आएगा। अब ये R जो है इस P के साथ अगर थीटा एंगल बनाता हो तो R का मान तो हमने सीख लिया कि R का मैग्नीट्यूड होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। एक तो ये बात। दूसरा, इस R की डायरेक्शन किधर होगी। एक मिनट, अगर ये इधर थीटा एंगल बनता हो, यहाँ रिजल्टेंट को अगर मैं एल्फा से रिप्रेजेंट करूँ कि वेक्टर R जो है इस P के साथ एल्फा एंगल बनाता हो, तो इसकी डायरेक्शन P से किस दिशा में होगी। इसके लिए हमने सीखा कि tan एल्फा का जो मान है वो था Q साइन थीटा बटा P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमने लर्न किया था पिछली बार। चलो बच्चों, आज का अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर रीसोल्यूशन के बारे में या वेक्टर वियोजन के बारे में। चलो, इससे पहले मैं इसी टॉपिक का एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों कि अगर इक्वल एम्पलीट्यूड के दो वेक्टर, अगर इक्वल एम्पलीट्यूड के दो वेक्टर या दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है और किसी एक पॉइंट पर लगते हैं, ठीक है, और अगर पॉइंट पर लगने के बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इन दोनों के बराबर है, तो ये रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य है। किसका भाई? परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य, मतलब ये दो वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो उन वेक्टर्स के बीच का एंगल डिटरमाइन करो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू टू वेक्टर्स ऑफ विच इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो देखो बच्चों कैसे डिटरमाइन करेंगे। हम लोगों को पता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर आर का मान क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यानी ये p और q का जो ऊपर वाला अंडरूट जो दे रखा है, अंडरूट उठाने से उधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अपने को ये पता है, क्या पता है भाई, कि मैग्नीट्यूड r का जो है वही मैग्नीट्यूड p का है और वही है q का। तो इसका मतलब p q ये सब बराबर है। तो इसी हिसाब से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पी क्यू, ये सब बराबर होने से क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। देखो पी क्यू ये दोनों जुड़कर क्या हो गए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, क्योंकि p भी r के बराबर है, q भी r के बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर है। ऐसे p इंटू क्यू भी r स्क्वायर, इसका कॉमन निकाल लो। जैसे 2r स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस इधर आ गया कॉस थीटा। क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर इस 2r स्क्वायर के इधर भाग दो तो उत्तर क्या आ गया, 1/2। यानी 2r स्क्वायर का जैसे इसके डिवाइड में जाएगा तो r से r कैंसिल, 1/2 बचेगा। तो कोस थीटा तो 1/2 माइनस 1 आ गया। जैसे ही इसका मान देखेंगे 1 को 1/2 में से डिफ्रेंशिएट करेंगे, घटाएंगे, तो आ जाएगा कोस थीटा का मान -1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स -1, जिसका मान आ गया 120 डिग्री। तो हम बच्चों इस बात का कह सकते हैं कि दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला जो या बनने वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 120 का है। तो एक इस प्रकार का भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, उतार लीजिए इसको। इसके बाद आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये r, ये मान लो p, ये q। तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा, इधर भी ये थीटा एंगल, इधर भी थीटा। आपको पता है थीटा कितना डिग्री आया है, 120, और तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार का आप डायग्राम भी बना सकते हो। कई किताब वाले वेक्टर की जगह फोर्स लिख देते हैं कि भी फोर्स का मान उनके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है, तो बिटवीन एंगल डिटरमाइन करो दोनों की। चलो आगे का अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार है बच्चों। अब एक बात बच्चों, एडिशन, वेक्टर का एडिशन किस प्रकार है, एक बार ये देखने वाली बात है। हम ये कंसीडर कर लें, नोट डाल के एक बात और लिख लो कि यदि इफ वेक्टर a का जो मान है वो ax इंटू आई कैप, याद रखें इसको मैं अभी रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए पहले से ही थोड़ा लिख रहा हूँ। ए वाई यानी y डायरेक्शन में वेक्टर a का मान, j कैप इसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, प्लस az k कैप। याद रखो बच्चों हमारे पास ये 3 अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। x अक्ष में इसका मान i कैप, y अक्ष में इसका यूनिट वेक्टर j कैप और z अक्ष में इसका यूनिट वेक्टर k कैप। अब एक बात आती है, सर ये यूनिट वेक्टर क्या है, एकांक सदिश क्या है। एकांक सदिश का मतलब कि एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो या इकाई हो और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, एकांक सदिश कहलाता है। जैसे ही आई कैप आता है तो इस माइंड में अपने ये आ जाना चाहिए कि इस वेक्टर की दिशा x डायरेक्शन में है। जे कैप का मतलब है कि इस वेक्टर की दिशा y डायरेक्शन में है। ऐसे ही के कैप आता है तो हमें समझना चाहिए कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, z में। मान लो ये कोई वेक्टर है a, तो P पॉइंट पर इसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y और z ये होने चाहिए।
लेकिन इसी को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसके अलग वेक्टर में तो आ जाएगा ax, ay एंड az, यानी कि x एक्सिस में इसका मान ax, y एक्सिस में इस वेक्टर का मान ay और z एक्सिस में इसका मान az। ये आगे डायग्राम में अपन सीखेंगे। दूसरा वेक्टर मान लो b वेक्टर है, इसी प्रकार का दूसरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में b वेक्टर है, ये y डायरेक्शन में कौन सा वे यूनिट वेक्टर होता है j कैप, x डायरेक्शन में i कैप और z डायरेक्शन में k कैप, ये उसका ओरिजिन पॉइंट हो। तो इस b के भी कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन में bx i कैप, इधर by j कैप, इधर bz k कैप, एवं एंड तीसरा और वेक्टर ले लो c, तो cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप। इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, कैसे? ax का वेक्टर ऐसे लिख सकते हो आप, ay का वेक्टर az का। अब इसमें i j के नहीं आया, क्यों नहीं आया? कि ऊपर आपने तीर का निशान बता दिया, ये एरो का निशान हटते ही इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैंने कई बार आपको सिखाया है पीछे वाले वीडियो में, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए और उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर आना चाहिए। जैसे ए कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये जैसे मैं कहूँ ना एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर ए का मान होगा ax i कैप। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात कहूँ तो वाई डायरेक्शन में इसका मान जो होगा ay j कैप होगा। देखो ay तो ay j कैप, ax तो ax i कैप। ऐसे मैं कह दूं z डायरेक्शन में इस वेक्टर का मान जो होगा वो होगा az k कैप। सिमिलरली सभी वेक्टर के लिए ऐसा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, जैसे मैंने इसको a को रिप्रेजेंट किया तो a का है मैग्नीट्यूड a होता है, उसका यूनिट वेक्टर a कैप। ऐसे ही ax यानी x डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर हो तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड, तो x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ax और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप। ऐसे ही y, तो y में ay j कैप, z में az k कैप। तो ये एक प्रकार से रीसोल्यूशन यानी कि वियोजन है वेक्टर्स का। अगर मैं कह दूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट r हो, परिणामी r हो, तो वेक्टर a प्लस b प्लस c इसका मान होगा। या आप ये कह सकते हो ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर प्लस b वाले में by वेक्टर, सॉरी bx वेक्टर, by वेक्टर, bz वेक्टर। उतार सकते हो, ये साइड वाला उतार लेना पहले, ये भी उतार सकते हो उतारना चाहो तो। अभी केवल एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि अगर इनको जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। भी मैंने कोई ये नहीं कहा कि एक पॉइंट पे लग रहे हैं, कैसा नहीं, तीन वेक्टर हैं एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, सिंपल सी बात। प्लस ये क्या आ जाएगा cx वेक्टर, सदिश के रूप में लिख रहा हूँ मैं सबको इधर, ये आगे वाला पोर्शन, ये वाला भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मान आपको पता है क्या होता है, ax i कैप होता है इसका मान। इसका मान क्या होता है ay j कैप। इसका मान क्या होता है az k कैप। इसी प्रकार इसका मान bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। ये पैर में लिखना है x y z, बराबर मत लिख देना। सिमिलरली ऐसे ये आ जाएगा cx i कैप, cy j कैप प्लस cz k कैप। अब क्या है, अगर मैं ऐड करता हूँ ना तो i कैप के साथ हमेशा i कैप ही जुड़ेगा बच्चों। क्या हो जाएगा ax bx और cx। तो प्यारे विद्यार्थियों, ax का bx के साथ योग करो तो उत्तर क्या आ जाएगा ax प्लस bx
प्लस सी एक्स, और इन सब का कॉमन क्या आ गया, आई कैप, प्लस ए वाई के साथ बी वाई और सी वाई ये जुड़ेंगे, तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई कॉमन क्या आ गया, जे कैप। सो ऑन ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड और के कैप। ये आ गया बच्चों परिणामी का मान, परिणामी वेक्टर का मान है, नॉट मैग्नीट्यूड का। भी मैंने कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है इसमें। अब मैं कह दूंगा अतः परिणामी सदिश का परिमाण अगर योग हो रहा है तो भी आई कैप वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडरूट कर दो, तो हम कह देंगे हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आर इजिकल टू क्या होना चाहिए, आई कैप के गुना में जो है उसका स्क्वायर करो प्यारे विद्यार्थियों, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर नहीं आएगा, आई स्क्वायर का मान ऑटोमेटिक 1 हो जाता है, प्लस ए वाई बी वाई और सी जेड का होल, सी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार आ जाएगा ए जेड बी जेड प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों इसको, एक्स यानी आई कैप के जो मल्टीप्लाई में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे आपको इसका परिणामी निकालना है, वो भी मैग्नीट्यूड के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का अपना जो टॉपिक है, आगे का अपना टॉपिक क्या है, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर। ध्यान से सुने, ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चों। कौन कौन सा, 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, द्विविमीय सदिशों का वियोजन, और एक होता है 3 डायमेंशनल। नाम से ही पता चल रहा है, त्रिविमीय सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब टुकड़ों में बंटना, अलग अलग भाग बंटना। तो पहले अपन बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल की, ठीक है। 2 डायमेंशनल में क्या होगा बच्चों, यदि कोई सदिश तल में कार्यरत हो, तल में कार्यरत हो, तो सदिश के 2 घटक होंगे। इफ द वेक्टर
is in the plane, then there are two components. There are two components. जैसे like सदिश A के दो घटक AX व AY, two vectors, two components of vector A are AX and AY। याद होना चाहिए बच्चों, AX जो है ना वो है कंपोनेंट ऑफ A along X एक्सिस। सदिश A का X दिशा में घटक है। ऐसे ही AY जो है वो भी कंपोनेंट ऑफ A अलोंग Y एक्सिस है। A का Y दिशा में घटक। डायग्राम देखो इसका कैसे बनाएंगे। एक बात मैंने अभी भी कही है कि X डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, और Y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप। तो बच्चों हम ये एक वेक्टर बनाते हैं, ये कोई वेक्टर A है और इसके साथ ये थीटा एंगल भी बना रहा है। एक्स एक्सिस में इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो AX है बच्चों। आपको पता है आई कैप इसका यूनिट वेक्टर होता है, ये ओरिजिन पॉइंट है इसका। ऐसे इस वेक्टर का Y डायरेक्शन में जो मान है या इसका कंपोनेंट है वो AY है और जे कैप इसका यूनिट वेक्टर है। अगर मैं कहूँ इस वेक्टर के लिए तो इस वेक्टर का Y कंपोनेंट इधर है तो आप यहाँ भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि ये जो वेक्टर है वो क्या है AY। अगर मैं लिखूँ ट्राइंगल लॉ से तो AX आई कैप प्लस AY जे कैप बराबर किसके आएगा, वेक्टर A के बराबर आना चाहिए। या फिर मैं ये कहूँ कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये होते ही हैं भी। तो अगर मैं लिखूँ कि ट्राइंगल लॉ से ये परिणामी A और X डायरेक्शन में AX, Y डायरेक्शन में AY, तो ट्राइंगल लॉ से वेक्टर A बराबर होगा AX वेक्टर AY वेक्टर। यानी कि त्रिभुज नियम से X दिशा का सदिश जो है AX प्लस Y दिशा में जो सदिश है AY, दोनों का योग किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा के बराबर। अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो AX को क्या लिखेंगे, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। इस प्रकार ये टू डायमेंशनली कंपोनेंट है बच्चों। ये वियोजन हो गया इसका, इस सदिश का इस दो घटकों में वियोजन हो गया, इस वेक्टर का AX और AY में रीसोल्यूशन हो गया। ऐसे ही मैं अगर इस ट्राइंगल से बच्चों, इसी ट्राइंगल से ये भी लिखूं, इस ट्राइंगल से कि ट्राइंगल O, यहाँ आप कोई नाम दे सकते हो, आप ये तो आई कैप, यहाँ आप नाम दे सकते हो N, इधर P दे दो, तो ट्राइंगल ONP से यानी बाय ट्राइंगल इससे। अब इससे अपने को पता है कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण हाइपोटेनियस बट्टा में आएगा और परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड के रूप में लिख रहा हूँ, यानी इस भुजा का मान जो है वेक्टर A की बजाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर A।
ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वाई। तो प्यारे विद्यार्थियों ए वाई का मान क्या आ गया ए साइन थीटा। अब याद रख लो इसको ए साइन थीटा कैसे आया है, यानी कि वाई डायरेक्शन में वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा जिसे हम ए वाई कहेंगे उसका मान होगा ए साइन थीटा एंगल के रूप में। देखो सिमिलरली इसी प्रकार कोस थीटा का जो मान होगा वो होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार में क्या है बेस में क्या है ए एक्स, हाइपोटेनियस में क्या है ए, इसका मतलब ए एक्स का मान आएगा ए कॉस थीटा। ये भी अभी याद कर लो। आगे बात समझ में। अगर बच्चों मुझे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं कह दूंगा ए के परिमाण के लिए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। ये समीकरण 1 कह सकते हो, ये 2 कह सकते हो। तो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे ही मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो ये आएगा ए वाई का स्क्वायर प्लस ये आएगा ए एक्स का स्क्वायर बराबर ए वाई वाले का स्क्वायर का मतलब हो गया ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर आ गया ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मान क्या आ गया ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान क्या आ गया ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए मैंने बाहर निकाल लिया, इसमें भी ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बाहर निकाल लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप सब जानते हो, 10th में पढ़ के आए हो। क्या मान होगा 1। तो आप इसको ऐसे इधर ले आ सकते हो, इसको इधर ले आओ, इस सब को उधर ले जाओ। तो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए वाई का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब मोड ऑफ ए जो है ए का जो परिमाण है वो आप आगे पीछे कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चों। इसको इधर लिख दो, इसको इधर कैसे लिखो, चाहे ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर कर दो। कहने का मतलब दोनों रिसोल्यूशंस का, दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को जोड़कर उसका अंडरूट निकालो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान आता है। जैसे मैंने वेक्टर आर भी निकाला था, आपको याद हो, तो ये कहलाता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये है 2 डायमेंशनली। ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि भाई इसका एंगल कैसे ज्ञात करोगे, तो एंगल के लिए हम कह देंगे द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है ए है। तो देखो अगर मैं लिखूं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लिख दूंगा टेन थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एंगल को, परिणामी सदिश जो ए है उसका एंगल है किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। इसका मान आएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण का मतलब ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो ये आ जाएगी। वैसे भी देखो अगर, तो हमारे पास एक सूत्र था, आपको याद होगा, टेन थीटा बराबर था क्यू, टेन एल्फा लिखा था उसको मैंने, ये परिणामी के साथ एल्फा एंगल था, क्यू साइन थीटा बट्टा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये सूत्र था। अब ढंग से देखें, अगर मैं इसको क्यू कहूँ, इसको वाई वाले, और इसको पी कहूँ, तो पी और क्यू के बीच एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और कोस 90 का मान 0, मतलब ये कंपोनेंट नहीं आएगा। और साइन 90 का मान 1, तो क्या आ रहा है, क्यू बट्टा पी आ रहा है। क्यू में हमारे पास यहाँ क्या मान है, ए वाई, पी में हमारे पास क्या मान है, ए एक्स। तो सूत्र तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोल रहे हैं रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ऐसे ही 3 डायमेंशनली अपन लोग निकाल लेते हैं। 3 डायमेंशनली में ए जेड और जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा।
तो अब अपन बात करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर कि 3 डायमेंशन में वेक्टर का रीसोल्यूशन कैसा होगा, त्रिविमीय जो वेक्टर है उसका वियोजन कैसे होगा। तो अपन कंसीडर कर लेते हैं बच्चों कि कोई एक 3 डायमेंशनली है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं, एक निर्देश तंत्र की बात कर लेते हैं, और उसमें कोई एक वेक्टर है ए। अब ए वेक्टर का मीनिंग ये हो जाना चाहिए, मान लो ये कोई फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, आपने किसी एक पत्थर को हवा में फेंक दिया तो वो भी एक 3 डायमेंशनली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस पत्थर की वेलोसिटी जो है वो 3 डायमेंशनली है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अपन कहेंगे कि इसके 3 घटक होंगे, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। इस सदिश के, इस वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में जो इसका घटक है या ये जो वियोजित होता है वो ए एक्स के रूप में होता है, और एक्स डायरेक्शन में आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन यानी वाई दिशा में इसका जो घटक है वो ए वाई, और जेड डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो है ए जेड। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों के। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इसका मान निकालना है, इस वेक्टर ए का वियोजन के रूप में वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हमने 2 डायमेंशन में ये सीखा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है ए एक्स का वेक्टर और ए वाई का वेक्टर, या फिर इसको जनरली ज़्यादातर हम इस प्रकार लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अब अपने पास कैसा आना चाहिए, अब 3 डायमेंशनली है तो अपने पास फाइनल रिजल्ट ही आना चाहिए कि वेक्टर ए जो है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आना चाहिए। ये आएगा कैसे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो हम कह देते हैं बच्चों इसका ओरिजिन पॉइंट ओ पर ये तीनों अक्षें मिलती हैं, तो यहाँ से एक स्ट्राइट लाइन खींचो या अपन लंब कह सकते हैं, और इधर से इस पर एक नॉर्म डालो। ये लंब जो है मान लो एम बिंदु पर क्रॉस करता है, किस पर क्रॉस करता है, एम पॉइंट पर क्रॉस करता है। और अगर इस पॉइंट से अब मेरे को पता चल गया कि वेक्टर ओ से ये पी कह सकते हो, ओ से पी का जो मान है वो ओ एम प्लस एम पी के बराबर है। ये ट्राइंगल लॉ से अपन जानते हैं। तो अपने को अब ओ एम कैसे निकाले, ये ओ से एम के बीच का सेपरेशन कैसे निकाले, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका इधर से एक नॉर्म डालेंगे, किस अक्ष से, जेड अक्ष से, और एक्स अक्ष से भी इस पर एक नॉर्म डाल देंगे। अब देखने वाली बात है, देखो ये जो अक्ष है ना यहाँ से यहाँ तक, ये अक्ष इस O से मान लो इस ये Q पॉइंट पर क्रॉस करता है, तो O से Q के बराबर होगा ये कौन सा पॉइंट, M से N वाला कह दो। तो N से M के बीच का ये जो पार्ट है ये इसी के बराबर है O से Q वाले का, O से Q वाला जो पार्ट है वो है AZ, इसका मतलब ये भाग तो है AZ। ऐसे ही O से N तक का जो पार्ट है ये पार्ट AX है, तो इसका मतलब Q से M तक वाला है ये इसके पैरेलल है, तो ये भी AX होगा। तो अब ये भी आसान हो गया, O से M तक का मान दोनों स्थितियों से ज्ञात कर सकते हो, ON प्लस NM। ट्राइंगल लॉ से पता है ना, त्रिभुज नियम से, कि दो सदिश अगर इस प्रकार हो, एक P हो दूसरा ये Q हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, परिणामी R। ऐसे ही एक O से N ये वाला अक्ष, दूसरा N से M, तो ये दोनों मिलते ही किसके बराबर होंगी, O से M के बराबर होंगी। अब O से M प्लस M से P, ये दोनों, अब M से P वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये AY के बराबर है, ये थोड़ा याद रखना। M से P कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो A का घटक है वो AY है। ठीक है, तो आप अब लिखो इसको, थोड़ा कैसे लिखेंगे, जस्ट पहले तो चित्र बना लो, साथ साथ में डायग्राम बना लो अच्छे से। ठीक है, वापस बना देते हैं एक बार इस डायग्राम को। यस,
जैसे जैसे बोलता जाऊँ वैसे वैसे लिख भी सकते हो। माना किसी निर्देश तंत्र में कोई सदिश A है जो OP द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस सदिश के x दिशा में घटक AX, y दिशा में घटक AY, z डायरेक्शन में या z दिशा में इसका घटक जो है AZ है। तो लेट ए वेक्टर A is in 3 dimension which have component along x axis is AX and along y axis is AY। ये आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर से। एंड along z axis it is AZ। then as shown in figure, तब चित्रानुसार क्या होगा बच्चों, देखो यहां से एक नॉर्म डालो और यहाँ O से इसको आगे बढ़ाओ, ये कहीं न कहीं क्रॉस करेंगे। यहाँ इस M पॉइंट पर ये क्रॉस कर गए। इस M पॉइंट से X अक्ष पर एक लंब डालो, X अक्ष पर एक लंब डालो जो N पॉइंट पर क्रॉस करेगा। Z अक्ष पर एक लंब डालो, नॉर्म लगाओ जो Q पॉइंट पर क्रॉस करेगा। ठीक है, आपको पता है z अक्ष के अकॉर्डिंग इसका जो मान है वो कितना है, AZ है, ध्यान रखें। x अक्ष के अनुदिश इसका जो कंपोनेंट है AX, y अक्ष के अनुदिश इसका कंपोनेंट AY और z अक्ष के अनुदिश इसका कंपोनेंट AZ है। याद रखोगे इस बात को। चलो आप ये वेक्टर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर, जब आई कैप नहीं लिखोगे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, ये ठीक है। अब देखो N से O को रिप्रेजेंट कौन सा वेक्टर कर रहा है बच्चों, AX कर रहा है। और O से Q तक वाला वेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, AZ। और M से P को रिप्रेजेंट करेगा वो AY वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये Y डायरेक्शन के पैरेलल में है। आप इसको नीचे मत समझना, ये पॉइंट इसके नीचे नहीं है, ये एकदम इसके बराबर है, ऐसे है बच्चों। देखो डायग्राम 3 डायमेंशनली पिक्चर है। ये पॉइंट यहाँ कहीं हवा में है, ये M से इधर डाला, फिर ये लंब ऐसे डालेंगे ऐसे। ये जो डायरेक्शन है ये Y डायरेक्शन में ऐसे है, इस Y डायरेक्शन के पैरेलल में है ये पॉइंट। फिर यानी कि ये जो आड़ा पड़ा आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये ऐसे न होकर ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर M से N, ये M पॉइंट, ये P पॉइंट, ठीक है। और इसको मिलाने वाली तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये O पॉइंट, यहाँ O पॉइंट, यहाँ M, यहाँ P, तो O से P मिलाने वाली ये OP, इसका मान डिटरमाइन करना है OP का। तो OP का मान क्या होगा, O से M और M से P, इन दोनों का एडिशन होगा। अब हमें चाहिए O से M का मान, तो O से M का मान किसके बराबर होगा, O से N प्लस N से M, ये हम लोग जानते हैं, त्रिभुज नियम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एज शोन इन फिगर क्या होगा, OP इज इक्वल टू O से P का मान, चलो बताओ बच्चों, O से P का मान क्या होगा, O से P का मान होगा O से M प्लस M से P, ये वेक्टर एडिशन लॉ कहलाता है। आपको पता है इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इन दोनों के ही अपोजिट। तो OP बराबर हो गया OM प्लस MP। अब अपने को पता है चूंकि OM जो है ना,
O से M तक, ये बराबर है O से N और N से M। अब N से M वाला जो मान है वो तो है AZ और O से N तक का मान है AX। ऐसे भी कर सकते हो, O से Q और Q से M, ये भी बता सकते हो क्योंकि ये AX है बच्चों, ये वाला जो मान है वो है AX। O से M वाला AX क्योंकि ये इसके पैरेलल है और AZ इसके पैरेलल है। आया कुछ समझ में? तो OM का मान है ON प्लस NM, ये मान किस में रख देंगे? OM में रख देंगे। तो देन तब OP का जो मान है वो बराबर हो गया ON प्लस NM प्लस MP। अब मान रख दो बच्चों, OP का मान क्या है? सदिश A। ON का मान क्या है? AX वेक्टर। NM का मान क्या है? AZ वेक्टर। और MP का मान क्या है? AY वेक्टर। पता चल गया ना इस बात का? तो बच्चों वेक्टर A का जो मान है वो हमारे पास ये आ गया। इसको आगे पीछे आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो कर्व विनिमय नियम का पालन करता है। वेक्टर एडिशन तो कर्व विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप इसके बाद क्या लिखोगे कि सदिश A जो है वो आ गया AX सदिश, AY सदिश प्लस AZ सदिश। यही तो चाहिए था हमें। इसको आप एम्पलीट्यूड के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? सदिश A बराबर AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ये त्रिविमीय सदिशों का वियोजन है बच्चों। किसका है? 3 डायमेंशनल रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो 2 तरीके हैं इसके। या तो आप इसको डायरेक्ट ये समझ लो कि मोड ऑफ A इज इक्वल टू जो I कैप के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर प्लस J कैप के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस K कैप के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। या तो डायरेक्ट ये याद रखो, या फिर कोसाइन नियम से इसके तुरंत बाद नीचे और का चिन्ह लगा सकते हो आप। इसमें आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी बच्चों। कैसे समझनी पड़ेगी? 3 डायमेंशनली अपने पास पिक्चर है। वेक्टर A का अपने पास मान पड़ा है P तक। वेक्टर A जो है ना, ये A रिजल्टेंट वेक्टर, ये x अक्ष के साथ एंगल बनाता है एल्फा। कौन सा एंगल बनाता है? एल्फा एंगल बनाता है। y अक्ष के साथ ये एंगल बनाता है बीटा। याद रखना इस बात का। इधर AY है, इधर AX है। और z अक्ष के साथ, अब सुनो मैं अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दूं। z अक्ष के साथ ये एंगल बनाता है गामा। यहां थोड़ा अलग से गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखो कि AY का जो मान है वो है A कोस बीटा। क्या मान है? A कोस बीटा। कैसे? आपको पता है बीटा के सामने वाला पोर्शन जो होता है, ये जो पोर्शन होता है ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक, ये होता है बेस, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो ये ट्राइंगल बन गया ना एक। इस ट्राइंगल में अपन जानते हैं कि एज शोन इन फिगर, चित्रानुसार, क्या लिखोगे? चित्रानुसार AY का जो मान है ना वो है A cos बीटा और AX का जो मान है वो है A cos एल्फा। दोनों देखो, एल्फा के सामने वाला ये पोर्शन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये भाग कर्ण, ये क्या कहलाएगा? कर्ण। ये आधार, और ये क्या कहलाएगा? लंब। चित्र बना सकते हो ऐसा, चिंता वाली बात नहीं है। तो ऐसा चित्र था हमारे पास,
ये डायग्राम बना सकते हो आप वापस पहले वाला है। तो इसी प्रकार अपने पास आ जाएगा ए जेड बराबर ए कोस गामा। इन सब का मान आप अलग अलग कह सकते हो। ये इक्वेशन 1 दे सकते हो, 2 3। अब 1 2 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, उत्तर आ जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 को स्क्वायर करके ऐड करने पर बाय स्क्वायरिंग ऑफ 1 2 एंड 3, 1 2 3 का वर्ग करके जोड़ने पर जैसे ही वर्ग करोगे तो ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दिया। आगे पीछे भले ही हो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर एडिशन में कर्म विनिमय नियम का पालन होता है। इनका देखो ए स्क्वायर तो सबका बाहर निकल गया, को स्क्वायर एल्फा को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा। आपको पता है ये दिक्कोजा या फिर इसका जो मान है 1 होता है, याद रखो इस बात को। इसका मान कितना होता है 1। तो उत्तर आ गया ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यस, इसी से आप नेक्स्ट निकाल सकते हो कि वेक्टर ए यानी ए का मोड क्या हो गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये प्रूव भी करके हमने बता दिया। इसका मतलब 3 डायमेंशनल त्रिविमीय अगर कोई सदिश हो तो उसका परिमाण हमेशा ऐसे ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे किस प्रकार से हम मान ज्ञात करें, क्या करें। एक क्वेश्चन करते हैं तुरंत इसी बेस्ड से। कैसा क्वेश्चन है देखो, अपने इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F बराबर 3i कैप प्लस जे कैप, इसके मल्टीप्लाई में 1 माना जाता है। अगर डायरेक्ट जे लिखा है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, यूँ समझो, प्लस 5k कैप न्यूटन हो, तो F का परिमाण ज्ञात करो। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इफ वेक्टर F इज इक्वल टू ये सारा का सारा मान, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अपने को पता है F का मान क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप दे रखा है। इसका मतलब ये 3 जो है ना ये fx का मान है। j के मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो आप, और अन्यथा 0 लिखना पड़ता है इसको। अगर डायरेक्ट j लिखा है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, ये याद रखो। 5 का मान fz का हो गया, तो हम कह देंगे मोड ऑफ f इज इक्वल टू होता है प्यारे विद्यार्थियों fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर fz का स्क्वायर, ठीक है। fx का मान क्या है, fx का मान 3 का स्क्वायर, fy का मान क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस इसका मान कितना है 5 का स्क्वायर। कितने हो गए 9 प्लस 1 प्लस 25 25, कितने हो गए ये मान √35, ये न्यूटन में। तो ये f का मोड हो गया बच्चों। कुछ आया समझ में आप लोग?